Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Rating Man. And this is my second video of sociological optional series in which I am going to explain you comparison of sociology with other social science. As you know that this is the second topic of syllabus in UPSC sociology optional में जो sociology है उसका comparison पूछा जाता है with other social science. तो ये क्वेश्चन था कि इतने सारे social science होने के बावजूद despite a lot of social science and other subjects, why did they need to bring sociology? ये sociology को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, sociology ऐसा क्या कर रही थी या क्या कर देगी जिससे कि जो अदर social science नहीं कर पा रहा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तो ये सब्जेक्ट क्या नहीं कर पाए जिसके लिए सोशोलॉजी को लाना पड़ा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। और एक मीनिंग है कि ये जो जितने भी सब्जेक्ट हैं इन लोगों ने सोसाइटी को डिस्कस करने के लिए मना कर दिया। हिस्ट्री हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ रही थी, पॉलिटिक्स पावर को पढ़ रहा था, एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटीज को पढ़ रही थी, इकोनॉमी इकोनॉमी को पढ़ रहा था। दैट्स वाई सोशोलॉजी की नीड लगी, सोशोलॉजी को लाना पड़ा जिससे कि सोसाइटी को स्पेसिफिकली पढ़ा जा सके। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर सोशल साइंस कि सोशोलॉजी और अलग सोशल साइंस में मीन अदर सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है। तो in this video, we are just going to understand the difference between the sociology and economics and the other social science will be discussed in the next video. Source level, source will remain same कि BA first year के notes and Prashant Sharma के sociology option के notes. According to me, this is sufficient. If you want to know more about sociology, so you can choose Ritzer. Ritzer एक बहुत अच्छी बुक है sociology की, but in my opinion, वो बहुत thick और comprehensive बुक है। अगर आपके पास 1 year का टाइम है तो you can refer to this book. Otherwise, if you have time shortage, mean आप पे लिमिटेड टाइम है और आपको सोशोलॉजी कवर करनी है, so this video is quite sufficient and this source mean ये जो सोर्स है वो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि हाउ टू कैसे आप इस टॉपिक को समझ सकते हो और इन्हें अपनी लैंग्वेज में और अच्छे से लिख सकते हो। ओके, सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट दिस, कहाँ से शुरू होता है डिफरेंस बिटवीन द सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। तो सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस ये है, सबसे पहले इनके जो फादर हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इकोनॉमिक के फादर हैं एडम स्मिथ, मीन जो इकोनॉमी का बर्थ है, जो वेल्थ है, जो प्रोडक्शन, जो प्राइस है, फर्स्टली किसने आइडेंटिफाई किया, किसने अच्छे से डिस्कस किया है, सबसे ज्यादा एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इकोनॉमी एंड एमएल डर्कहाइम को रियल फादर माना है किसका, सोशोलॉजी का। बिकॉज जो एमएल डर्कहाइम है उनने सोशोलॉजी को एज ए साइंस एस्टेब्लिश किया, उन्होंने इसका सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड कराया। ओके, इसको एक मेथड दिया, साइंटिफिक कंपैरेटिव मेथड, और एज अ साइंस इसको एस्टेब्लिश किया। ओके, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज अ फादर ऑफ द सोशोलॉजी। अर्लियर वाला जो फर्स्ट फादर है वो ऑगस्ट कॉम्ट को बोला है, ऑगस्ट कॉम्ट को, बट ही ही वाज फेल्ड टू प्रूव द सोशोलॉजी एज अ साइंस। मतलब इन्होंने बताया सोशोलॉजी साइंस है, बस प्रूव नहीं किया। और एमएल डर्कहाइम ने क्या किया, एमएल डर्कहाइम ने प्रूव कर दिया कि सोशोलॉजी एज अ साइंस। ओके, तो ये तो गई इनके फादर के बारे में कि इनका बर्थ कहाँ से हुआ और ये सब्जेक्ट आए कहाँ से। तो ये दोनों प्राइमरी फादर हो गए सोशोलॉजी के एंड इकोनॉमिक्स के। ठीक है, नाउ डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। As we know that economics directly connected to production, price, demand, market. Okay, but sociology is quite different. How? Because sociology is linked to society.
ओके, वैल्यूज, नॉर्म्स, इन सारी चीजों से सोशोलॉजी बनती है। ठीक है, दिस माइट बी द फर्स्ट डिफरेंस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है इसका? जो इकोनॉमिक्स होती है वो मैक्सिमम बेनिफिट पे बेस्ड होती है। किस पे? मैक्सिमम बेनिफिट पे। कि जो भी पर्सन जो भी कुछ करते हैं, जो भी इंडिविजुअल कोई डिसीजन लेता है वो एक मैक्सिमम बेनिफिट पे लेता है। कैसे उसकी अप्रोच होती है कि वो जो भी करेगा बेनिफिट बेनिफिट के लिए करेगा। पर सोशोलॉजी अपोजिट होती है। सोशोलॉजी में वैल्यूज की इंपॉर्टेंस होती है, उसमें नॉर्म्स मैटर करती है, उसमें कलेक्टिव वेलफेयर मैटर करता है रादर देन सिलेक्टिव वेलफेयर। मीन इंडिविजुअल का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंडिविजुअल पर्सनल बेनिफिट कम देखे जाते हैं कंपेयर टू कलेक्टिव बेनिफिट। इसमें मिनिमम बेनिफिट होंगे ना कि मैक्सिमम, बट इकोनॉमिक में मैक्सिमम बेनिफिट होंगे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इसका ये हो सकता है कि जो इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, मीन जो एडम स्मिथ थे वो ये मानते थे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इकोनॉमी से रेगुलेट होगा, क्योंकि ह्यूमंस आर सो रैशनल। रैशनल लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देखते हैं। ठीक है, वो अपने रिलेशनशिप में भी बेनिफिट देखते हैं, वो वर्ल्ड में भी बेनिफिट देखते हैं, वो फैमिली में भी बेनिफिट देखते हैं। लेकिन ऐसे पर्सन जो टोटली क्या है, रैशनल है, जिन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट देखना है, तो वो क्या करेगी, वो इकोनॉमी कंट्रोल करेगी। इकोनॉमी हमारे सोशल वेलफेयर को, सोशल स्फेयर्स को भी कंट्रोल करेगी। और सोशोलॉजी, सोशोलॉजी स्टडी इन डिफरेंट वे। इट इज बिलीव्ड दैट कि irrational humans are irrational, not that much rational as economics believed. Okay, subjectivity matter, subjectivity है, मतलब some of people are rational, some of people are irrational, some of people are less rational। तो हर कोई सेम तरह की क्वांटिटी नहीं कैरी कर रहा है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, if we talking about in traditional society, what the matter is most, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट था? कास्ट मैटर करती थी, क्योंकि सोसाइटी डिटरमाइन करती थी इकोनॉमिक एस्पेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल DOL, मीन डिवीजन ऑफ लेबर। अगर हम इसको समझे तो हम क्या सोचेंगे कि जो DOL है वो रेगुलेट होता था कलेक्टिव वेलफेयर से। ठीक है, तो उस समय क्या सोसाइटी मैटर करती थी रादर देन इकोनॉमिक एस्पेक्ट। बट अगर एक मॉडर्न सोसाइटी में देखें, तो इन मॉडर्न सोसाइटी DOL डिटरमाइन फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, मैक्सिमम बेनिफिट मीन कि जिसको जितना बेनिफिट हो रहा है वो उस प्रोफेशन को कर रहा है। So this is the one of the best example you can write in your answer कि जो DOL है ट्रेडिशनल सोसाइटीज में सोशल एस्पेक्ट को करता था, सोशल एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंट देता था, बट इन मॉडर्न सोसाइटी ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंट देता है। So this is some of the difference. Let's understand the one of the topic is sociological imagination. Okay, it it gave by it is given by C.W. Mills. Sociological imagination. Why do we need to understand this topic? Because it is associated with the sociology। सोशोलॉजी में कैसे कि ऐसा टॉपिक है जो सोशोलॉजी के डिफरेंस को क्लियर करता है कि व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी, व्हाई डू वी नीड टू रीड, बिकॉज कि जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वी ऑफन थिंक्स दैट दिस प्रॉब्लम इज ड्राइव फ्रॉम द पर्सनल स्पेयर्स, बट नो, ये पर्सनल प्रॉब्लम्स भी इम्पैक्ट होती हैं एक लार्जर ग्रुप से, एक लार्जर सोसाइटी से, एक बड़ी मार्केट से। ठीक है, तो एक बड़ी मार्केट इन इन पर्सनल प्रॉब्लम्स की कॉज हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोचते हैं कि जो पॉवर्टी है वो इशू क्या है, पर्सनल स्पेयर का। इट्स मीन दैट कि हम सोचते हैं कि ये रामू है, ये पुअर है। ठीक है, और इसकी फैमिली टू फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही है, पॉवर्टी में सर्वाइव कर रही है। इट्स मीन कि इनकी फैमिली में कोई काम नहीं करना चाहता। अगर हम ये सोचे इसका पर्सनल प्रॉब्लम है कि ही डजंट वांट टू वर्क,
कि वो काम नहीं करना चाहते। बट अगर हम उसको एक लार्जर लेवल पे देखें, एक लार्ज लेवल पे देखेंगे, तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि मार्केट में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, रामू की जो स्किल्स है, रामू जितना जानता है, उसके हिसाब से उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो रामू के पास क्या नहीं है? कैपेबिलिटी, जिसकी वजह से वो क्या है? पुअर है। तो इसी को सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन कहते हैं, कि एक ऐसी एबिलिटी जो हमें हमें पर्सनल प्रॉब्लम्स को और सेटबैक को समझने के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देती है, जो कहाँ से आता है? पब्लिक स्पेयर से, एक बहुत लार्ज मार्केट से, पब्लिक स्पेयर से। ओके, मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगी कि व्हेन यू राइट, ओके, व्हेन यू राइट सोशियोलॉजी आंसर स्पेसिफिकली डिफरेंस, तो इसको जरूर ऐड करना। ठीक है, ये आपको 1 मोर मार्क्स देगा, क्योंकि इससे एक डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि कैसे एक लार्जर सोसाइटी पर्सनल प्रॉब्लम का कॉज हो सकती है। ठीक है, हम लोग बस यही सोचते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम इंडिविजुअल से रेज होती है, इंडिविजुअल से इमर्ज होती है, बट नहीं, एक पब्लिक स्फीयर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक लार्जर सोसाइटी, एक हिस्टोरिकल फैक्ट। ओके, कि हम लोग सोचे कि जो लोअर कास्ट पुअर क्यों है? वो पर्सनल रीजन से पुअर नहीं है, वो सोशल रीजन से पुअर है। ठीक है, लोअर कास्ट पुअर है बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल फोर्सेस, क्योंकि उन लोगों को शुरू से ही पीछे रखा गया है। ठीक है, उन लोगों को लीड अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो उन्होंने फेस करी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन यू विल राइट आंसर, मीन डिफरेंस वाला कोई आंसर, जैसे कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताना हो, या सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस बताना हो, तो यू मस्ट नो अबाउट द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सो दैट you will be able to fetch 1 more marks in your examinations. Let's understand the next topic. I mean, next thing, there are some of the examples, because आई नो कि आप डिफरेंस तो लिख लेंगे, सब कॉमन डिफरेंस लिखते हैं कि इकोनॉमिक्स रिलेट करता है प्रोडक्शन से, प्राइस से, मार्केट से, सोशियोलॉजी रिलेट करता है सोसाइटी से, इट रेफर टू द रिलेशनशिप, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड ह्यूमंस। तो ये कॉमन चीजें सब लिख लेते हैं, बट अ गुड एग्जाम्पल कैन हेल्प यू टू गेट मोर मार्क्स। तो एग्जाम्पल जरूरी है, और ज्यादा से ज्यादा किसके एग्जाम्पल होना चाहिए? सोशियोलॉजिकल एग्जाम्पल होना चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है, उसको पता चले कि बच्चा सच में कुछ पढ़कर आया है। ठीक है, नॉर्मल कॉमन चीजें आंसर में अब नहीं देखी जाती है, और जैसे जैसे यूपीएससी का लेवल बढ़ता जा रहा है, उसके लिए यू मस्ट नो गुड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। लुक एट दिस, मार्केट ड्राइव्स चॉइस बट सोसाइटी डिफाइन डिजायर्स। मार्केट क्या कर सकती है? आपकी चॉइस को ला सकती है, एक प्रोडक्शन में उसे ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बट सोसाइटी क्या करती है? आपकी डिजायर को डिफाइन करती है, वो डिजायर्स क्या है। इकोनॉमिक एक्सप्लेन प्राइस, सोशियोलॉजी एक्सप्लेन वैल्यू। जैसे कि जैसे कि हम ले सकते हैं, एक रिंग है, रिंग की मान लो 100 रुपीज प्राइस है। ठीक है, 100 रुपीज प्राइस है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स, बट वो किसने दी है, ये ये बताती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर यही रिंग किसी के पेरेंट्स ने दी है, तो अगर बेशक वो 100 की है, पर उस पर्सन के लिए उसके पेरेंट्स की दी हुई चीज करोड़ों लाखों रुपए की है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि सोशियोलॉजी वैल्यू बता रही है, उसका प्राइस नहीं बता रही, पर इकोनॉमिक्स प्राइस बता रही है। ठीक है, आप बुक्स देखो, जैसे कि कोई बुक्स है, एक नॉर्मल बुक्स है, ये बुक है, आप मार्केट गए उसको लेने के लिए, इसका प्राइस बता रहा है मार्केट वाला 200। ठीक है, बट वो बुक आपको इतनी पसंद है, मान लो सोशियोलॉजी की बुक्स है। ठीक है, तो आपको वो इतनी पसंद है कि उसकी वैल्यू आपके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू दिस प्राइस। तो इकोनॉमिक प्राइस बता सकता है, पर उसकी वैल्यू नहीं बता सकता, और सोशियोलॉजी हेल्प्स टू टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको एक एग्जांपल डालना है इनके लिए, तो आप ये कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का डाल सकते हैं। कैसे? कि मैक्स वेबर की स्टडी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म। इससे ये पता चलता है कि कैसे एक एक रिलीजियस से कैपिटलिज्म का बर्थ होता है। ओके, कार्ल मार्क्स का डिवीजन ऑफ लेबर। ओके, कि कैसे जो मार्केट है, उससे सिर्फ बेनिफिट ही नहीं लिया जाता, कैपिटलिज्म से फैमिली फॉर्मेशन को भी इंकरेजमेंट दिया जाता है, बिकॉज जो फैमिली है, जो चिल्ड्रन है, वो एज अ वर्कर काम करते हैं। ठीक है, एज अ वर्कर काम करते हैं फॉर बुर्जुआस, तो उनको लेबर मिलती है, इसलिए वो फैमिली को प्रमोट करते हैं। जबकि बात किसकी हो रही है? प्रोडक्शन की।
ठीक है। इकोनॉमिक में डिवीजन ऑफ लेबर में बात हो रही है प्रोडक्शन की, बट मार्क्स कहते हैं कि वो फैमिली प्रमोशन को इंकरेज करता है बिकॉज बुर्जुआस यूज चिल्ड्रन एज अ लेबर, ये लेबर। ओके, ये टू एग्जांपल हो गए कार्ल मार्क्स के और मैक्स वेबर का कि कैसे कैपिटलिज्म, ठीक है, एक रिलीजन कैपिटलिज्म को इंकरेज करता है। ओके, sociological approach looks at the economic behavior in broader context of the social norms, values, and practice and interest. As I have already told you about the example, like कि कोई भी चीज का वैल्यू अगर 100 है, उसका प्राइस 100 है इन इकोनॉमिक्स, पर उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकती है एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें तो। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोशल टीममेट एक्सप्लेन बाय द ब्राह्मण वुडंट गो फॉर लेदर इंडस्ट्री, जो ब्राह्मण्स हैं वो लेदर इंडस्ट्री में नहीं जा सकते इवन दो इट माइट बी इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव। जो जो लेदर इंडस्ट्री होती है वो इकोनॉमिकली रिच होती है, उसमें अर्निंग भी ज्यादा होती है, पर ब्राह्मण नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ देयर सोशल वैल्यूज। ठीक है, उसके लिए ओनली सेलर कम्युनिटी जा सकती है, वैश्य जा सकते हैं, ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, बट ब्राह्मण नहीं जा सकते बिकॉज सोशली उन्हें अलाउड नहीं है। Next, Pierre Bourdieu wrote in 1998 that a true economist would look at all the cost of the economy, including the cost of kinds, suicide and so on. Pierre Bourdieu कहते हैं, एक सोशोलॉजिस्ट हैं, ये बोलते हैं ट्रू इकोनॉमिस्ट वही है जो क्या ऑल दी कॉस्ट देखे इकोनॉमी की। ऑल दी कॉस्ट में सुसाइड्स, जिससे इंसान की जान जाती है, वो भी तो एक वैल्यू है, उसका भी एक प्राइस होता है। तो असली सोशोलॉजिस्ट तो वही है जो सारी चीजों की कॉस्ट देखे। काइंडनेस की कॉस्ट कितनी हो सकती है, कंपैशन की कॉस्ट कितनी हो सकती है, ठीक है, एम्पैथी की कॉस्ट कितनी हो सकती है। तो वही ट्रू इकोनॉमिस्ट है जो सारी चीजों की कॉस्ट देखता है। ठीक है, one of the more example, like in India the poverty is not tackled because of the inequality, as I already told you. अंडरस्टैंड द पॉवर्टी इज नैरो, कि अगर हम सोशली पॉवर्टी को नहीं समझेंगे और इकोनॉमिकली समझेंगे तो उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत स्मॉल रहेगा। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमी, क्योंकि अगर हमने उसके डिफरेंस देखे हैं तो हमको उसकी सिमिलैरिटी भी देखनी चाहिए, जिससे हमें उसके बारे में और अच्छे से समझ में आए। बोथ स्टडी सोसाइटी, दिस इज राइट, ठीक है, इट इज राइट कि जो इकोनॉमिक है और सोशियोलॉजी दोनों किसकी स्टडी कर रहे हैं, सोसाइटी की। एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से कर रहा है, मैक्सिमम बेनिफिट के पर्सपेक्टिव से कर रहा है, एक सोशियोलॉजी एक वैल्यूज के पर्सपेक्टिव पे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन क्यों होता है, जब सोसाइटी में वेलफेयर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब सोसाइटी फ्लरिश होती है, इंडस्ट्री स्टेब्लिश होती है, तब अर्बनाइजेशन होता है। पर अर्बनाइजेशन और किस चीज से रिलेट करता है, सोसाइटी से रिलेट करता है, फैमिली को प्रमोट करता है। ओके, मीन सोशल इंस्टीट्यूशन से भी रिलेट करते हैं। सेकंड, बोथ स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, दोनों एक चॉइस को पसंद, जैसे हमने पढ़ा, एक चॉइस को एक्सप्लेन कर रहा है, एक डिजायर को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड्स। नेक्स्ट, बोथ यूज साइंटिफिक मेथड, ठीक है, सोशियोलॉजी में भी साइंटिफिक मेथड है और इकोनॉमिक में भी साइंटिफिक मेथड है, सर्वे ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट। बोथ एड्रेस सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के को करना, प्राइस को देखना, इन्फ्लेशन को कम करना, ये इकोनॉमिक्स के काम है। और ऑन दी अदर हैंड सोशियोलॉजी क्या करता है, सोसाइटी रेट को स्टडी करता है, रिलीजन की रेट को स्टडी करता है, राज्य में इनकम इनक्वालिटी को स्टडी करता है। दोनों कर सेम ही काम रहे हैं, पर एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कर रहा है, एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कर रहा है। बोथ हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग, अगर आप इकोनॉमिक और सोशियोलॉजी को साथ में अंडरस्टैंड करते हो तो यू कैन मेक मोर इफेक्टिव पॉलिसी, ठीक है, फॉर द पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, अगर इकोनॉमिक्स को भी पढ़ा जाए और सोसाइटी को भी, सोशियोलॉजी को भी पढ़ा जाए, तो दोनों से मिला के एक बहुत अच्छी पॉलिसीज का फॉर्मेशन हो सकता है। बोथ आर इंटर रिलेटेड। यस, इन्फ्लेशन अफेक्ट पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो डिग्रेड होगी, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा चीज परचेज नहीं कर पाएंगे, उनकी कम मनी फ्लो कम हो जाएगा, और जब मनी फ्लो कम हो जाएगा तो वो कुछ भी परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे तो मार्केट में मनी नहीं जाएगी, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा, जब वो प्रोडक्ट ही खरीदेंगे तो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कैसे करेंगे। गॉट इट? So this is some of the similarity between the economic and sociology. Let's understand the contemporary times relationship economic and sociology. जो कंटेम्प्रेरी टाइम, उसमें इकोनॉमिक और सोशोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, हमें सब जानना होता है, मीन जिससे कि हमारा आंसर है वो रिच हो सके। हर कोई लिख लेगा
अगर इफ वी से कि आपको 5 या 6 पॉइंट लिखना है, अगर 10 मार्कर है तो यू मस्ट राइट 5 पॉइंट, और 15 मार्कर है तो 7 पॉइंट, नॉट मोर देन इनफ। अगर आपको ये सब लिखना है तो आप कॉमन पॉइंट लिख सकते हो, सब लिखने हैं। You have to write a different point. You have to show your intellectual. You have to show your understanding with the subject. Okay? तो इसको शो करने के लिए आपको उसको रिच बनाना है। जैसे कि 2 पॉइंट हमने कॉमन लिख दिए, 2 पॉइंट हमने डिफरेंस के लिख दिए, 2 पॉइंट हमने कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस लिख दिए। आपका आंसर ऑटोमेटिकली रिच बन जाएगी। ठीक, और उसको रिच ही बनाना है, हमको उसको नॉर्मल नहीं छोड़ना है। सो उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे उसका कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है कि जो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का जो रिलेशनशिप है वो एक न्यू ब्रांचेस के रूप में इमर्ज हुआ है। न्यू ब्रांच वेलफेयर इकोनॉमी, जैसे मैंने कहा कि बोथ हेल्प टू फॉर्म पॉलिसी। दोनों क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे, इसे कहते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कि मीन सोशल नीड्स को भी एड्रेस किया जाएगा और इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी देखा जाएगा, जिससे कि दोनों चीजों को एक उसमें रखा जा सके। ठीक है, जैसे कि आमद चंद की जो अप्रोच वेलफेयर इकोनॉमिक्स की, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को देखा जाएगा। बिहेवियर मीन एक इंडिविजुअल है, उसके बिहेवियर से कैसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होती है, कैसे कौन सी चीज उसको पसंद हो और किस चीज से उसका पर्सनल बेनिफिट होता है, पूरी सोसाइटी का बेनिफिट होता है, ऐसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लाइन है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बताया जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या नीड हो सकती है। ठीक है, रेडिकल इकोनॉमिक्स को भी देखा जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक, इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। हम लोग सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम उस चीज से चीजों को सॉल्व करते हैं जो उसका सोल्यूशन है ही नहीं। हम पॉवर्टी को टैकल कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, जबकि पॉवर्टी इकोनॉमिक्स का इशू है ही नहीं। पॉवर्टी तो एक सोशल इशू है, सोशल इशू है। ठीक है, अगर हम सोशली सब चीज सही कर देंगे तो ऑटोमेटिक पॉवर्टी कम हो जाएगी। हंगर, एनवायरमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दिस इज अ सोशल इशू, नॉट अ इकोनॉमिक इशू। पर ये सब आने से इन दोनों में क्या चैलेंज बढ़ गए हैं, हमारी सोसाइटी उसमें चैलेंज हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। चाइल्ड लेबर बढ़ गया। ठीक है, अगर हमको किसी का वेलफेयर भी करना है, हमें इंडस्ट्री भी स्टेब्लिश करनी है फॉर डेवलपमेंट, तो हमें लेबर मिल रही है। पर लेबर कैसी रही है, चाइल्ड लेबर, बिकॉज ये चीप लेबर होती है। ठीक है, बच्चे इफेक्टिव होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है किस काम को करना है किसको नहीं करना है, इसलिए वो सारे काम के लिए रेडी हो जाते हैं। सेकंड इशू है अपना पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी किसी भी लेवल की हो सकती है, जेंडर इनइक्वालिटी हो सकती है, इनकम इनइक्वालिटी हो सकती है। ठीक है, ग्रुप इनइक्वालिटी हो सकती है, लैंग्वेज की इनइक्वालिटी हो सकती है, तो बहुत तरह की इनइक्वालिटी भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट अप्रोच है एमएलयू वॉनस्ट्रिंग की, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म बहुत बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में। अगर आपको कंज्यूमरिज्म जानना है तो यू कैन वॉच माई सोशोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी सीरीज वेयर आई एक्सप्लेन्ड कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ द कंज्यूमरिज्म। तो ये वो आपको वहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और अगर आपको दिखना है तो यहाँ मेरे आई बटन पे उसका वीडियो भी चल रहा होगा, तो यू कैन वॉच दैट। एंड नेक्स्ट है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम समझें कि इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, तो यू कैन अंडरस्टैंड टॉलकट पर्सन। टॉलकट पर्सन क्या कहते हैं, इकोनॉमिक बिहेवियर। टॉलकट पर्सन ने एक एजीआईएल मॉडल भी बताया था, जिससे कि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहता है। ओके, सोसाइटी में क्या बना रहता है, ऑर्डर। तो इकोनॉमिक बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर। कैसे कि कि वी कैन नेवर बी अंडरस्टूड, मीन इको सॉरी इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर बना भी रहता है और इकोनॉमिक बिहेवियर कैन नेवर बी अंडरस्टूड इफ डाइवर्ट फ्रॉम सोशल कॉन्टेक्स्ट। अगर आप सोशोलॉजी या सोसाइटी एंड इकोनॉमिक को सेपरेटली पढ़ोगे, सो आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोनों को सेपरेट करके नहीं पढ़ा जा सकता, दोनों को साथ में थोड़ा ध्यान से ही। इसको अगर हम एक क्लियर उसमें बोले तो हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक is the is an engine, but sociology is a train. ओके, इकोनॉमी क्या हो सकती है, इंजन हो सकती है। लेट्स ड्रॉ ड्राइंग, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए
बियर विथ मी। ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। आई मीन ये थोड़ा, इसको थोड़ा फिल अप कर देती हूँ। ये ट्रेन है, ये इसकी बोगियां हैं, ओके। तो अगर हम कहें तो इकोनॉमी क्या है, इसका इंजन है, पर जो उसके पीछे के जो पार्ट है वो क्या है, सोशोलॉजी है, ठीक है। तो ट्रेन इंजन के बिना नहीं चल सकती, और इंजन ट्रेन के बिना देखा है, ओके। पूरी पूरे डब्बों को मिला के वो ट्रेन बनेंगे, ठीक है। और वो ट्रेन चलेगी किसके थ्रू, इंजन के थ्रू। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट दिस कोट इन योर एग्जाम, ओके। सो दिस इज अ कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड करंट कॉन्टेक्स्ट। सो अब जैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, यू कैन आंसर इन ईच वे। जैसे कि अगर यूपीएससी आपसे पूछता है कि उसके सिर्फ डिफरेंस बताओ, तो राइट डिफरेंस एंड करंट कॉन्टेक्स्ट, कि कैसे वो अलग है और कैसे साथ में रहते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज राइट गुड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं, और सोशोलॉजी में सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। इवन पूरे एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं, अगर आप उनको राइटली यूज करते हैं, ओके। एंड और अगर वो पूछ रहे हैं कि डिफरेंस सिमिलैरिटी, तो आप दोनों लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 पॉइंट, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट इज क्वाइट इनफ। पर 5 पॉइंट और 7 पॉइंट में क्या होना चाहिए, जो बेस्ट लाइन्स हैं, जो बेस्ट बेस्ट कॉन्टेक्स्ट है, उसको आपको लिखना है, okay. And if you have any doubts, let me know in the comment box. I am here to solve your all doubts, and follow my sociological optional series, sociology optional series. And if you want to get PDF, this is my Telegram channel, so you can follow this channel as well, okay. And thank you for watching.